Hello guys, my name is Sakshi Pathania. Today we are going to discuss about the cell, a basic unit of life. अब इसको basic unit क्यों कहा जाता है? Because cell made tissues, tissue means organ, organ made organ system and organ system make body. तो cell basic unit है जिससे सारी चीज़ें body बनने की starting होती है. तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके different components के बारे में पढ़ेंगे. तो let's start with it. So what is cell? Cell is basically of two types, prokaryotic and eukaryotic. It can be multicellular, it can be eukaryotic. मतलब हमारे पास जो prokaryotic है, prokaryot हमारी unicellular organism है, that means वो एक सेल का बना होता है, and eukaryotic is a multicellular organism, that means it contains number of cells. और इसके कंपोनेंट्स आगे हम पढ़ेंगे. सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मेम्ब्रेन, सेल वॉल आ गई. देन उसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज. सेल ऑर्गेनेलीज मतलब जो सेल के अंदर का पार्ट है. देन उसके बाद क्रोमोसोम. क्रोमोसोम इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस. सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस प्रेजेंटेशन. सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ सेल. 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक स्लाइस ऑफ कॉक में छोटे छोटे सेलुलर यूनिट्स देखे थे और उन यूनिट्स को उसने नाम दिया सेलुलो और सेल्स. उसने ऑब्जर्व करा एक हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उस स्लाइस ऑफ कॉक में. दैट मीन्स एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल यूनिट्स. सो दैट उसने उसका नाम दिया सेलुलो और सेल्स. ओके, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ सेल में क्या आता है. 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी. 1674 में एंटनी लेवेनहॉक ने स्टडी करा इसको फर्स्ट टाइम. 1831 में न्यूक्लियस नाम दिया गया. 1838 to 39 में श्वान एंड स्लेडन ने सेल थ्योरी दी. 1855 में रुडोल्फ वर्चियो ने ओमनिया सेलुलर ए सेलुला का स्टेट करा. तो नेक्स्ट व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ. अब ये चीज़ें बनी किस किस की होती हैं. जैसे कि आपको पता है एक बिल्डिंग ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के बनाई जाती है, ऐसे ही हमारी बॉडी एक एक सेल को जोड़ के बनाई जाती है. बेसिक ऑन द सेलुलर ऑर्गेनिज्म सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सिंगल सेल्स. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो एक सिंगल सेल से बने होते हैं, जिनको नंबर ऑफ सेल्स की ज़रूरत नहीं होती है. वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लाइक आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल. क्लामाइडोमोनास, अमीबा एंड पैरामीशियम. दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ वन सेल ओनली. ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल दैट आर कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर. For example, human being. Irrespective of unicellular or multicellular, the cell performs similar basic function for their survival. अब इसको चीज़ को भूल जाइए कि हमारे पास मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, बट जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो बेसिक फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. सो गैजेट टू स्टडी सेल. अब सेल को अगर स्टडी करना है हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साइज़ में, बहुत ज़्यादा. अब आप देख लो हमारी बॉडी नंबर ऑफ सेल्स की बनी हुई. दैट मीन्स वो बहुत स्मॉल यूनिट है, तो उसको हम नेक डायल से नहीं विजुअलाइज कर सकते. तो वी नीड हेल्प फॉर द स्टडी ऑफ दीज सेल्स. सो माइक्रोस्कोप्स आर हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज फॉर द ऑब्जर्विंग फाइन डिटेल्स ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. जब हमें बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है जिनको हम नेक डायल से नहीं देख सकते, तब हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप. हम दो टाइप के कॉमन माइक्रोस्कोप यूज़ करे जाते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. In light microscope we use light as a source of visualization and in electron microscope we use electrons as a source of. लाइट माइक्रोस्कोप का जो होता है मैग्नीफिकेशन रेंज 100 to 1500 होता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन बहुत हाई होती है, दैट इज़ 1 लाख to. नेक्स्ट इज़ द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स. अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर ऑफ कोर्स छोटे होंगे साइज में, हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बड़े हो सकते हैं. सो शेप एंड साइज ऑफ सेल्स वेरी बट ऑल ऑफ दीज आर अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक फंक्शन. सम सेल्स कैन चेंज देयर शेप लाइक अमीबा कैन चेंज देयर शेप, WBCs, बट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव ऑलमोस्ट फिक्स्ड शेप. प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप होती है, लेकिन अमीबा कैन चेंज देयर शेप्स. स्मॉलेस्ट सेल हमारे पास है PPLO दैट इज माइकोप्लाज्मा, एंड लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग. लॉन्गेस्ट एनिमल सेल होता है नर्व सेल, एंड माइक्रोमीटर और माइक्रोन इज 1000 ऑफ मिलीमीटर. मतलब ये साइज को बताया हुआ कि हम साइज को इस यूनिट से बता सकते हैं. स्केल ऑफ लाइफ, ये एक डायग्राम बताया गया जिसमें बताया कि हम किन किन चीज़ों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करके देख सकते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम एटम्स को, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, T2 फेज, क्लोरोप्लास्ट, मोस्ट बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल सेल देख सकते हैं. एंड लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करके क्लोरोप्लास्ट, मोस्ट बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल सेल्स एंड फिश एग. तो यू कैन सी हम लाइट माइक्रोस्कोप से T2 फेज, प्रोटीन, लिपिड, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एटम्स नहीं देख सकते. उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है.
So what is the major difference between the unicellular versus multicellular? Unicellular is made up of single cell and multicellular made up of many number of cells. उनका नाम ही बता रहा है कि वो एक सिंगल सेल का बना होता है और वो मल्टी सेल्स का. So unicellular single cell able to perform all the functions. यूनिसेलुलर में एक ही सेल काबिलियत रखता है कि वो हर काम को परफॉर्म कर सकता है, लेकिन मल्टीसेलुलर में हर सेल का एक अपना डिफरेंशिएटेड काम होता है. Cannot be divided into cells. They are also called acellular organism. इनको डिफरेंट सेल्स में डिवाइड नहीं कर सकता बिकॉज वो एक ही सेल है, उसको आप कितना डिवाइड कर लोगे. But in this multicellular, different shapes and aggregated to form different tissue. Tissues from organ and organ gives rise to organ system that perform specific function. Multicellular में हर organ का अपना काम है, जैसे nervous system का दिमाग, ठीक है, digestive system का पेट के साथ डील करना, लेकिन यूनिसेलुलर में वो एक ही सेल ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है. So cell is a basic unit of life. It performs all the life function like intake of food materials, excretion, metabolism, respiration, irritability. देखो आप इन चीज़ों को एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो एज कम्पेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो एक सेल परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मल्टीसेलुलर में नंबर ऑफ सेल्स कंबाइन करते हैं, टिश्यू बनाते हैं, नंबर ऑफ टिश्यू कंबाइन करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, फिर देन वो ऑर्गन एक स्पेसिफिक काम करता है. ठीक है. सो डिवीजन ऑफ लेबर, सेल यूजुअली पोसेस अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लाइक सेल ऑर्गेनेलीज. ईच सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. अब ये तो बात हुई जो मैंने आपको ये बताया कि वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ये तो बात हुई बाहर की, लेकिन सेल के अंदर भी बहुत ऑर्गेनेलीज होती हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं. क्लियरिंग वेस्ट मटीरियल, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस. ईच ऑर्गेनेली क्या क्या करती है? वेस्ट मटीरियल को क्लियर करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना एंड लिपिड सिंथेसिस करना. What is cell made up of? Cell किस चीज़ का बना होता है? Cell is a tiny mass of protoplasm which is surrounded by a membrane and is capable of performing all function of life. Cell एक छोटा सा tiny mass of protoplasm है जो कि surrounded होता है एक membrane से, जो कि different फंक्शन करने की capability रखता है. A typical cell is formed of 3 parts. एक हमारा सेल किस चीज़ का बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो उसको सेपरेट करती है बाकी इन्वायरमेंट से. न्यूक्लियस का, जो उसको कंट्रोल करता है. साइटोप्लाज्म, जो कि उसके अंदर के काम काज को संभालता है. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल. ये क्या करता है? हमारे बाहर के इन्वायरमेंट से हमारे सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट करता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल. सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है इट अलाउज एंट्री ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस ओनली. मतलब ये हर किसी चीज़ को अपने अंदर एंटर नहीं करने देता, सेलेक्टिवली एंटर करने देता है. बाइलिपिड लेयर होती है, दैट मीन्स लिपिड भी इसकी लेयर में प्रेजेंट होता है. प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं. और इसका फंक्शन क्या है? शेप देता है ये सेल को. उसके बाद मैकेनिकल बैरियर है, सेमी परमिएबल है. रिकॉग्नाइजेशन मतलब अगर हमें किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो रिकॉग्नाइजेशन सेंटर है. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इसके थ्रू होती है. ऑस्मोसिस करता है, सेल कॉन्टिन्यूटी रखता है. मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम ऐसे होता है. इसमें ओलिगोसैकेराइड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड मेम्ब्रेन भी होती है. इस तरह से बना होता है. ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ट्रांसपोर्ट का मतलब है आप मेम्ब्रेन में से ट्रांसपोर्टेशन किसकी हो सकती है, तो इनको थोड़ी डेफिनेशन दी हुई है. इम्परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल. इसका मतलब क्या है? इम्परमिएबल, जो किसी भी चीज़ को अंदर ना दे. परमिएबल, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को पास करने दे. सेमी परमिएबल, सॉल्वेंट तो करने दे लेकिन सोल्यूट को ना करने दे. और सेलेक्टिवली परमिएबल, सॉल्वेंट को करने दे अलो लेकिन सेलेक्टेड सोल्यूट्स को भी. एक्टिव एंड पैसिव ट्रांस. इसका मतलब है कि या तो सब्सटेंसेस मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्रॉस करेंगे एनर्जी को यूज़ करके या विदाउट एनर्जी कंज्यूम. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वो सब्सटेंस पास करते हैं जो कंज्यूम करते हैं एटीपी को, दैट मीन्स एनर्जी को कंज्यूम करते हैं. और पैसिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस पास द मेम्ब्रेन विदाउट कंज्यूमिंग एटीपी, मतलब एक में एनर्जी लगती है और एक में नहीं लगती. बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड फूड पार्टिकल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बल्क में ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसका नाम ही बता रहा है. सो द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द बल्क ऑफ मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंडोसोम इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. तो ये मटीरियल्स का इधर उधर जाना बल्क में, दैट इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस. बल्क एक्सपल्शन ऑफ materials are as in excretion is called exocytosis. लाना एंडोसाइटोसिस,
बाहर छोड़ना, एक्सक्रीट करना इज एक्सोसाइटोसिस। ये आप देख सकते हो यूनिपोर्ट मतलब एक इधर अंदर बाहर से अंदर आ रहा है, सिम्पोर्ट मतलब दो टाइप के मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर आ रहे हैं, एंटीपोर्ट मतलब एक मटेरियल अंदर जा रहा है, एक मटेरियल बाहर। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टिल स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन द गिवन स्पेस। जब तक वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड ना हो जाए तब तक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। वेयर एज इस डिफ्यूजन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब्सटेंसेस को इधर से उधर जाने में हेल्प करता है। ऑस्मोसिस द टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेयर ओनली सॉल्वेंट इज अलाउड। Diffusion helps in the exchange of respiratory gas. Transpiration is diffusion process. Flowers spread aroma through diffusion to attract insects and other animals for pollination. अब ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो बिल्कुल सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स को मूव करने में हेल्प करती है इधर उधर, और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सो हाउ डिफ्यूजन डिफर्स फ्रॉम द ऑस्मोसिस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? Diffusion takes place in solid, liquid and gases, whereas osmosis takes place in liquid medium only. डिफ्यूजन में इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड ऑस्मोसिस वाइस वर्सा। डिफ्यूजन में इक्वलाइजेस कंसंट्रेशन मतलब वो बिल्कुल स्प्रेड करता है यूनिफॉर्मली, बट ऑस्मोसिस में यूनिफॉर्मिटी कुछ नहीं होती। डिफ्यूजन में डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफ्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, एक दूसरे से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सॉल्वेंट में वो डिपेंडेंट है। डिफ्यूजन इज नॉट मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस, व्हेयरएज ऑस्मोसिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस। सो टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सोल्यूशन कौन से होते हैं? हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। इनके डेफिनेशन क्या है? हाइपोटोनिक विच हैज़ एन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लोअर देन द अदर सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा हो अदर सोल्यूशन से। आइसोटोनिक जिसमें सेम हो। हाइपरटोनिक विच हैज़ एन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हायर देन दैट ऑफ अदर। एक हुआ लोअर, उसमें हाइपोटोनिक। आइसो मतलब इक्वल एंड हाइपर मतलब हायर। टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब है ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल। एक्सो का मतलब है विथड्रॉल, बाहर जाना, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस अंदर आना। सो व्हेन वी प्लेस द सेल इन हायर कंसंट्रेशन तब हमारा एक्सोस्मोसिस होता है, और जब हम लोअर कंसंट्रेशन में प्लेस करते हैं सेल को तब एंडोस्मोसिस होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फर्स्ट पार्ट। मैंने आपके सेल और उनके स्ट्रक्चर को जो हम स्टडी करेंगे इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन different paths. So this is all about it, guys. Thank you so much, guys. If you're having any query you can ask.